अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि सुप्रीम कमांडर ने किस तरह से सारी इंपोर्टेड माफिया के छक्के छुड़ा दिए हैं। वजीर आजम की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ गए हैं। वजीर आजम हाउस के अंदर मशकूक अफराद की एंट्री हुई है। हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन इस वक्त हर तरफ हलचल मच चुकी है कि कैसे रेड जोन के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद मशकूक फर्द की वजीर आजम हाउस तक रसाई हो गई, वो पहुंच गया। दहशतगर्दी का खतरा भी है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। पंजाब इलेक्शन फंड जारी हुए हैं या नहीं हुए, फौज न्यूट्रल हो गई है या अभी भी हट दर्मी पर है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी खबर है कि पिछले 8-9 सालों से जारी यमन जंग खत्म हो चुकी है और ईरानी वजीर खारजा की और सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात हुई थी चाइना के अंदर, और सऊदी बादशाह ईरान का दौरा करने जा रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सऊदी अरब के विजिट पर जा रहे हैं, यानी बड़े अच्छे हालात पैदा हो रहे हैं खित्ते के अंदर। शाम को लेकर, तुर्की को लेकर, मिडल ईस्ट को लेकर बड़ी अच्छी खबरें हैं। और ऐसे में 8 सालों से जारी जंग, यमन की जंग तबाही हो गई हर तरफ। सऊदी अरब भी तबाह हुआ। अरामको कंपनी जिस पर इतने बड़े बड़े हमले हुए, जिसको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पैट्रियट वो भी नहीं बचा सका। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि यमन और सऊदी अरब की जंग तो जारी थी, लेकिन ईरान और सऊदी अरब की जंग भी बिल्कुल छिड़ने लगी थी जब 2019 में गालबन अरामको कंपनी पर हमला हुआ था और उसका इल्जाम हौसी बागियों पर लगा था। बागी कहते हैं वैसे उनको अब सऊदियों की वजह से, अदरवाइज तो हौसी उन्हें कहते हैं। तो हौसियों पर इल्जाम लगा था। लिहाजा अब जनाब चाइना की एफर्ट्स की वजह से यमन की जंग भी बिल आखिर 8-9 सालों के बाद खत्म होने जा रही है और यमन तो लुट गया। मैं अक्सर बात करता हूं कि हम अमेरिका को गालियां देते हैं ना कि 20 सालों के अंदर अमेरिका ने तबाही मचा दी अफगानिस्तान के अंदर। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लाम के ठेकेदार मुल्कों ने और हमारे रहील शरीफ ने इतनी तबाही मचाई है यमन के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर कि जितनी तबाही अमेरिका 20 सालों में अफगानिस्तान में नहीं मचा सका। एक मुसलमान मुल्क ने दूसरे मुसलमान मुल्क को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो ताकत का नशा के तेल की दौलत है हमारे पास। अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। और दूसरी तरफ पैरों से नंगे पांव, और क्या उसको कहें, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पूरा मुल्क लुट चुका है। और वो सिर्फ क्या कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ है। एक तरफ एक अमीर मुल्क कह रहा था अमेरिका हमारे साथ है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। और आज बिल आखिर हमारे प्यारे मुल्क सऊदी अरब को सरेंडर करना पड़ा। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और वहां पे जंग खत्म हो रही है। और अभी जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कुछ 400 के करीब यमन के हौसियों ने अमेरिकन टैंक तबाह किए हैं। और अरामको कंपनी पर जो हमले हुए, जो वहां पे सऊदी अरब का अंदर जो कुछ हुआ, रियाज पर भी हमले हुए, वो तो आपको पता ही है जितना नुकसान हुआ। एयरपोर्ट्स पर भी इवन हमले हुए सऊदी अरब के, और ये सारा कुछ। तो बिल आखिर जी ये आलम इस्लाम के लिए अच्छी खबर है कि बिल आखिर यमन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक वस्ता के अंदर अमन आने जा रहा है। तो मैंने हमेशा बात करता हूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका की हेजमनी खत्म हो रही है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बड़ा मुल्क मुसलमानों का, एक न्यूक्लियर मुल्क, यहां पे अमेरिका की गुलामी खत्म ही नहीं हो रही। यहां पे अमेरिका के गुलाम ये कहते हैं कि अमेरिका जो है हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, वो ऑक्सीजन का पंप है। लिहाजा यहां पे क्या तमाशा लगा हुआ है वो भी आपके सामने बयान कर दूं। नंबर 1 तो जी सुप्रीम कमांडर ने जी बड़ा सरप्राइज दिया है। ये जो बिल लेके आ रहे थे, खबर मैं आपके सामने पढ़ दूं जी। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को जी वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा ये रखो, नहीं करता मैं सिग्नेचर, वापस भिजवा दिया जी। सदर ने आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए
सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। सदर मुमलकत वही 191 जिनका मैंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट, उसके तहत खुद कर सकती है। आर्टिकल 67 और 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आर्टिकल 67 और 191 कवायद बनाने में दोनों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। आर्टिकल 67 और 191 दोनों अदारों को इख्तियारात में मुदाखलत से मना करते हैं। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। सदर मुमलकत तो सदर मुमलकत ने जी वो जो रूल एंड प्रोसीजर बिल था और 184(3) के तहत आप 100 मोटर नहीं ले सकते और बाकी बेंच बनाने की और वो सारी जो बाउंड कर दिया, वो जो बिल था उस पर सिग्नेचर नहीं किए और इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर दे मारा है और अब दोबारा उस पर नजरसानी होगी और ये मामला अभी आगे चलेगा। और अगर इन्होंने दोबारा सदर को वो बिल भेजा तो सदर डायरेक्ट फिर चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे कि देखें जी ये एक हमारे पास एक बिल आया है, ज़रा आप चेक करें, और फिर इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा जी, सुबह से खबरें चल रही हैं कि 10 अरब रुपए जारी हो गए हैं। 10 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी हो गया पंजाब में इलेक्शन के लिए। तो ये सुबह से खबरें चल रही हैं, ARY पे मेरे ख्याल से ये खबर चली और कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं जी, पैसे जारी हो गए हैं जी, पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है जी, इंपोर्टेड जो है वो डर गया है जी, तौहीन अदालत से डर गया है जी। लेकिन अभी तक जो मेरे पास खबरें आई हैं ना, इलेक्शन कमीशन के जराए ये कन्फर्म करते हैं कि हमें 1 रुपया भी, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। फिर जियो न्यूज़ भी ये तस्दीक करता है कि 1 रुपया भी नहीं मिला और अभी तक पैसे मिलने के चांस भी नहीं है। यानी जियो न्यूज़ ये दावा करता है कि अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला और पैसे मिलने के फिलहाल कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि कोई भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में ऐसा इजलास है ही नहीं। 10 अप्रैल तक तो कोई ऐसा उनके शेड्यूल में इजलास है ही नहीं कि जिसके तहत वो अपनी काबीना को या वजारत खजाना को ये हदायत दें बैठ के कि आप पैसे जारी करें, तो पैसे मिलने का कोई चांस नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ये देखा जा रहा है, टोटल सारी नजरें एस्टैब्लिशमेंट पर हैं। रात को पीपल्स पार्टी ने तो अपना वजन साइड पे कर लिया ना, जो सीसी की कमेटी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं टकराएंगे, हम आइन से नहीं टकराएंगे, हम आइन के मुताबिक और हम कोशिश करेंगे सबको बिठा के एक ही वक्त पर इलेक्शन हो जाए। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने अपना वजन खींच लिया। अब सारी जनाब जो है ना, सारी नजरें हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, न्यूट्रल्स पर कि न्यूट्रल हैं या नहीं है। लिहाजा सुहेल वडाई साहब कहते हैं फौज की मदद के बगैर ये जुर्रत नहीं कर सकते। जिस तरह फैसला मुस्तरद किया गया, एस्टैब्लिशमेंट खामोश रही तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। क्या अगर तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई ना, अगर हो गए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल तो फिर इलेक्शन होगा। अगर ना हुई या अगर इलेक्शन नहीं होते तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके न्यूट्रल्स, आपके एस्टैब्लिशमेंट जनाब न्यूट्रल नहीं है। तो इस वक्त फौज की तरफ ये सारे वो ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जनाब फौज हमारे साथ हो। एक इंतहाई भोंडा और आज की तकलीफ दे खबर, आज की वो खबर जिसको पढ़ने के बाद मुझे बेहद तकलीफ हुई, साथी तौर पे बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या तमाशा लगा हुआ है। खबर सुनिएगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर प्राइवेट कंप्लेंट पर समात बगैर कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी। वकील ने अदालत को बताया कि मुफ्ती सईद उम्रा पर होने की वजह से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश नहीं हो सकते, आइंदा की तारीख मुकर्रर कर दे। अदालत ने 28 अप्रैल तक समात मुलतवी कर दी। क्या समात थी जनाब? समात क्या थी? दौरान निकाह, वो कहते हैं कि ये जो इद्दत के दिन चल रहे थे और इद्दत के दौरान ही इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। इस हद तक ना जाओ, इस हद तक गिर जाना। यानी फिर कहते हैं कि इमरान खान फैशिस्ट लीडर है, इंतहा पसंद है, लोगों को उकसाता है। लेकिन तुम इस हद तक गिर गए हो, तुम इतने गिरे हुए हो, तुम इतने गलीज हो कि तुम किसी के घर तक पहुंच गए और इतनी बेहुदा दरखास्त दायर कर दी। और अदालतों का देखिए, जस्टिस अतर मदिल्ला ने कल कहा था कि अदालतों को सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। केस सियासतदान जीते या हारे, अदालत जरूर हार जाती है। आप जिस सेशन कोर्ट के अंदर यह केस चल रहा है, उठा के बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। एक मियां बीवी का मामला है और उसको सियासी पे आप, यानी आप एक शख्स के खिलाफ
اس حد تک گر گئے کہ دوران عدت جناب نکاح ہوا ہے، اور اب اس کو مزید اس کو عدت کے دوران ہوا ہے یا نہیں ہوا، پہلے ہوا ہے بعد میں ہوا ہے، حالانکہ بشرا بی بی نے واضح کر دیا کہ 7 ماہ بعد ہوا ہے، عدت کے 7 ماہ بعد جناب طلاق کے وہ نکاح ہوا ہے. لیکن اس حد تک کہ ایک پاپولر سابق وزیر اعظم کی زندگی کو آپ نے ایسے بنا دیا کہ ادھر سے کھینچو، عدالتوں میں ڈسکس کرو، نکاح تک گر جاؤ. نکاح جیسی پاک چیز، ایک مقدس فریضہ، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرو. اتنے گرے ہوئے، اور دیکھو ججز کو چاہیے تھا یہ اٹھا کے باہر پھینکتے کہ اتنی بےہودہ چیز. اور جو مولوی یہ کروا رہا ہے، جو کرائے پہ دستیاب ہوتا ہے، وہ خود عمرے پہ ہے. تمہارا عمرہ ہے قبول کہ تم کسی کی پگڑیاں اچھال کر، کسی کا پرائیویٹ جو معاملہ ہے اللہ کا اور ایک مقدس چیز اس کا مذاق بنا کر تم عمرے پر گئے ہوئے ہو، لہٰذا اس لیے تم گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکے. تو اس حد تک یہ لوگ جی گرے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ جناب کہتے ہیں کہ یہ بات اب پتھر پر لکیر ہے کہ 90 دن میں تو پنجاب کے الیکشن نہیں ہو سکتے. رانا ثناء اللہ جیو نیوز کے جی پروگرام ہے نیا پاکستان، اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی میں 3 رکنی بینچ کے حکم پر بھی غور ہوا، اس پر انہوں نے کوئی واضح جواب دینے سے گریز کیا. تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے پوچھا گیا نا جیو نیوز نے کہ 3 رکنی بینچ پر بھی کوئی بات ہوئی. اچھا جی، تاہم وزیر داخلہ نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہی موجود نہیں تو پھر کس فیصلے کی تائید اور پیروی کی جائے. کہتے کوئی حکم ہی نہیں ہے، وہ اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، تو جب حکم ہی نہیں تو عمل کیسا جناب. تو اگر کوئی شک شبہ تھا بھی تو جسٹس اطہر احمد اللہ نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے اور ساری بات واضح ہو چکی ہے. جس نوٹس پر چیف جسٹس نے بینچ بنایا وہ 4-3 کی اکثریت سے خارج ہو چکا. اب فیصلے کا کوئی وجود نہیں. 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اقلیتی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ کہنا تھا کہ جسٹس اطہر اللہ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی پنجاب میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اقلیتی فیصلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کے لیے فوج دستیاب نہ ہو تو پنجاب پولیس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ الیکشن کرا سکے. یہ بات اب پتھر پر لکیر ہے کہ 90 دن میں تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ بات ہوتا ہے جی، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اب فوج کا جی امتحان ہے، اور جو سپریم کورٹ کا میں کہتا ہوں فیصلہ نکال دو نا بیچ میں سے، پھر بھی 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے الیکشن ہو. اچھا جی، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جی ایک مشکوک شخص کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس اور ریڈ زون، جہاں پہ کوئی چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی، وہاں پہ جناب ایک مشکوک شخص کو گھس آیا ہے. خبر ہے جی، وزیر اعظم ہاؤس میں مشکوک شخص گھس آیا، سیکیورٹی اہلکاروں نے حراست میں لے لیا. ذرائع کے مطابق مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا، جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے مشکوک شخص کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، اور یہ شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے. ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی ملزم سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ مشکوک شخص کیسے وزیر اعظم میں داخل ہوا اس حوالے سے سیکیورٹی ادارے کھوج لگانے میں مصروف ہیں. تو جی وہ کئی راستوں سے ہوتا ہوا، آگے سے پیچھے سے، پتہ نہیں کہاں پہ رکا، کتنا ٹائم لگا، وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گیا. G5 کے اندر، ریڈ زون کے اندر، یہ وزیر اعظم ہاؤس جس کے چاروں طرف سیکیورٹی ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے یعنی چیف ایگزیکٹو کا دفتر، اور وہ اگر اتنا غیر محفوظ ہے تو پھر دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کتنا محفوظ ہے. پاکستان زندہ باد.